हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग CIB पेपर 4 में जो मॉड्यूल सी कर रहे हैं उसका यूनिट 7 करेंगे। इसके पहले की मॉड्यूल ए और बी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक एट द प्लेलिस्ट। और साथ ही साथ इसके जो ये मॉड्यूल है इसकी भी 6 यूनिट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, जो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल रजिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो जो सरफेसी एक्ट है उसमें सेक्शन 20 में एक सेंट्रल रजिस्ट्री का एक प्रोविजन बनाया गया है कि सेंट्रल रजिस्ट्री बनाई जाएगी। इन शॉर्ट अगर आपको सेंट्रल रजिस्ट्री मतलब होता है जो हम लोग बोलते हैं सरसई के चार्जेस, तो सरसई जो है उसी को सेंट्रल रजिस्ट्री कहा जाता है। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर। अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। आल्सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करता है कि वो अपने अपने हैंड और सील के अंतर्गत, मतलब अपनी अथॉरिटी के अंतर्गत एक सेंट्रल रजिस्ट्री बनाता है, जो कि सरफेसी एक्ट के सेक्शन 20 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसका मेन एम क्या है सेंट्रल रजिस्ट्री बनाने का? क्या होता है कि एक ही प्रॉपर्टी पर, सपोज एक लैंड है या एक मकान है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर एक ही व्यक्ति ने कई जगह से लोन ले लिया। अब भाई बैंक ए को नहीं पता है ना कि बैंक बी और सी ने भी इस पर लोन दे रखा है, तो इसलिए सेंट्रल रजिस्ट्री का प्रोसेस शुरू किया गया 2011 से। 31 मार्च 2011 से ऑपरेशनल हुआ कि उसके बाद से भी जो भी लोन होंगे, कोई भी प्रॉपर्टी उसमें मॉर्गेज है, तो क्या होगा, उसको सेंट्रल रजिस्ट्री में चढ़वाना होगा। कौन चढ़वाएगा जा करके? जो बैंक होगा, मतलब जो क्रेडिटर होगा, चाहे बैंक हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई भी हो, वो उसका काम होगा चढ़वाना। जो जो भी क्या कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो कि सरसई में या सेंट्रल रजिस्ट्री में रजिस्टर किए जाएंगे, वो बताए गए हैं। ऑल पर्टिकल्स ऑफ क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन, मतलब कि कोई अगर नया कोई नया लोन हो रहा है, कोई नई प्रॉपर्टी है, तो या मान लीजिए इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो मॉडिफिकेशन है कुछ, तो या फिर मान लीजिए जैसे सपोज आपने किसी को 50 लाख का लोन दे रखा है, ठीक है, प्रॉपर्टी उसकी लगी हुई है, फिर 2 साल बाद 4 साल बाद आपने उसकी लिमिट रिवाइज करी, तो वो 50 की जगह आपने 70 का लोन दे दिया। प्रॉपर्टी वही लगी है अभी भी, लेकिन अब उसमें प्रॉपर्टी में चेंज आ गया ना, तो उसको मॉडिफाई करेंगे, मतलब ठीक है। तो जैसे अब पहले 50 लाख पर बंधक था, अब 70 लाख पर होगा, दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। तो ये सब चीज़ें कहाँ पर होंगी? सरसई में रजिस्टर करी जाएंगी। ऑल पर्टिकुलर्स ऑफ क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, मतलब जो नई सिक्योरिटीज मॉर्गेज है वो कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट है तो, और साथ ही साथ कोई भी अगर प्लांट मशीनरी बुक्स डेप्स ये भी अगर इनका हाइपोथिकेशन है तो। इनफैक्ट मतलब जो आप लोग नॉर्मल लोन करते हैं, बड़े लोन जो भी करते हैं, सीसी लिमिट्स वगैरह, उसमें भी जो स्टॉक्स होते हैं उनका भी सरसई चार्ज होता है। बहुत लोगों को नहीं पता, बट वो भी सरसई में रजिस्टर होता है। वो स्टॉक चाहे पेट्रोल पंप का भी लोन है तो पेट्रोल पंप का जो स्टॉक है वो सरसई में रजिस्टर किया जाता है। और पर्टिकुलर्स क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन ऑफ सिक्योरिटी इंटेंजिबल एसेट्स, कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट में, मतलब सरसई में रजिस्टर करी जाती हैं। जो भी इसका चार्ज होगा, जो चार्ज कब से माना जाएगा, जो भी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी तब से इसका सरसई का चार्ज माना जाएगा। तो जो क्रेडिटर होंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर के अलावा, वो अब इन्फोर्समेंट नहीं कर पाएंगे अपना राइट। ठीक है, मतलब सपोज अगर वो बंदा डिफॉल्ट करता है, जो बोरोवर है वो डिफॉल्ट करता है, तो जो राइट होगा वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का बनेगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सरसई में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का ही रजिस्ट्रेशन होगा। जो भी जिस पर्सन के पास भी अगर कोई ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट है बोरोवर के खिलाफ, तो वो क्या है, सेंट्रल रजिस्ट्री में जाकर के क्लेम कर सकता है कि मुझे ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट मिला है कहीं कोर्ट से या किसी अथॉरिटी से, तो भाई मैं इनकी ये प्रॉपर्टी में क्लेम कर रहा हूँ, तो वो ये काम सरसई में जाके करेगा। जो भी ऐसा रजिस्ट्रेशन होगा सरसई वाला, वो पब्लिक नोटिस होगा, उसके हिसाब से बताया जाएगा। पब्लिक मतलब डेट ऑफ फाइलिंग जो होगी पब्लिक नोटिस से लोगों को बताई जाएगी। नो सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल बी अलाउड टू एक्सेस राइट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज अनलेस द सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रेडिट हैज बीन रजिस्टर्ड विद। अगर मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर भी ली है और सेंट्रल रजिस्ट्री में वो नहीं चढ़ी हुई है, तो आप अपना उस पर राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, बोरोवर ने डिफॉल्ट कर भी दिया है, फिर भी आप उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सेंट्रल रजिस्ट्री में वो नहीं उसका जो मॉर्गेज है वहाँ पे क्रिएशन नहीं है, जो ट्रांजेक्शन है। Secured creditors and creditors holding order of attachment shall have priority over all other security interest created. जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होंगे, मतलब जिन्होंने प्रॉपर्टी बंधक करा रखी है, साथ ही साथ जो जिनके पास ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट होगा उनको प्रायोरिटी दी जाएगी इन इन टर्म्स ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है, मान लीजिए 10 लोगों का पैसा डिफॉल्ट, मतलब एक बोरोवर है उसने 10 बैंकों का पैसा डिफॉल्ट कर दिया, तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनको, इनके ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी पैसा वापस करने में। बाकी लोगों को दिया जाएगा लेकिन बाद में दिया जाएगा। पहली प्रायोरिटी किसकी? सिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब जिसने सरसई करा रखा था, जिसने बंधक करवा रखा था। रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन, तो एक रिकॉर्ड इसका बनाया जाता है सरसई में, जो हेड ऑफिस होता है उसका वहाँ पर। तो उसमें रिकॉर्ड किस किस कहते हैं? एक तो जो भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनका सिक्योरिटाइजेशन, अगर उनका कोई रिकंस्ट्रक्शन मतलब ARC इन्वॉल्व हुई है तो वो भी रिकॉर्ड उसमें मेंटेन रहेगा, और साथ ही साथ कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट का क्रिएशन है तो वो भी उस पर मेंटेन किया जाएगा। सेक्शन 22 जो है सरफेसी एक्ट का, वो बताता है कि जो रिकॉर्ड होता है सेंट्रल रजिस्ट्री का, वो कुछ कंप्यूटर पे, फ्लॉपीज पे, डिस्क पे या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऐसे रखा जा सकता है कहीं कहीं। ठीक है,
जो एंट्री होगी सेंट्रल रजिस्ट्रार में, जो भी ट्रांजैक्शन है उसका रेफरेंस जो है वो क्लियरली दिया होगा, और सेंट्रल रजिस्ट्रार का इस पर जो होता है कंट्रोल मैनेजमेंट पूरा होता है। जो भी सेंट्रल रजिस्ट्री होगी उस पर ओवरऑल हेड कौन कर रहा है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, सेंट्रल रजिस्ट्रार। फाइलिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो क्या क्या ट्रांजैक्शंस मिलेंगे वो बताए गए हैं। सेक्शन 23 जो सरफेसी एक्ट 2002 का, वो कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके पर्टिकुलर्स जो हैं, जो भी फाइल किए जाएंगे, वो एक फीस के साथ, जो भी प्रेस्क्राइब फीस है उसके साथ वो रजिस्टर किए जाएंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने नोटिफिकेशन के द्वारा जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं कि किस किस टाइप का कैसा ट्रांजैक्शन होगा, वो उसमें नोटिफाई टाइम टू टाइम कर सकते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अगर चाहे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो भी सेक्शन में है उसके लिए चार्ज जो है वो रिवाइज भी कर सकते हैं, या जो है वो नोटिफाई कर सकते हैं। चार्जेस का मतलब फीस की बात हो रही है। सेटिस्फैक्शन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सेटिस्फैक्शन का मतलब ये है कि जब आपने वो लोन रीपे कर दिया, लोन वापस कर दिया, तो फिर जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या सिक्योर्ड क्रेडिटर्स या बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी है, वो 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई ये लोन पे आउट हो गया है, तो इसको अपने सरसी से हटा दीजिए, इस सेंट्रल रजिस्ट्री से इस रिकॉर्ड को हटा दीजिए। तो अगर उनको ये प्राप्त होता है तो उसके बाद जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है वो मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन को लेकर के उनसे और सेंट्रल रजिस्ट्री से उस रिकॉर्ड को, मतलब उस प्रॉपर्टी को हटा देंगे। अगर मान लीजिए बोरोवर ने इंटीमेट किया सेंट्रल रजिस्ट्रार को, भाई मैं पेमेंट कर चुका हूँ तो अब मेरा इसमें से रिकॉर्ड हटाया जाए, तो ऐसे में क्या होगा, तो सेंट्रल रजिस्ट्रार क्या करेगा कि बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने वो लोन दे रखा था उसको लेटर एक इशू करेगा और उनसे पूछेगा कि हमें कॉज बताइए कि क्यों हम इनका जो बंधक है, जो रजिस्ट्री में जो चार्जेस चढ़े हुए हैं उसको ना हटाएं। तो उसको 14 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर 14 दिन में उन्होंने मान लीजिए मेमोरेंडम मतलब ये बता दिया कि ठीक है हटा दो, तो भी ठीक है, और अगर कुछ नहीं बताया तो भी ये मान लिया जाएगा कि ऑल इज वेल, और इनका जो चार्जेस है उनको हटा दिए जाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही तरफ से ये काम हो सकता है। जो भी इसके लिए फीस होगी वो एक नॉमिनल फीस ली जाएगी। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक द सेशन। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज comment on the video, like the video, share the video, and do let us know your feedback so that we can improve a little better. Thank you so much for your valuable time.